नमस्कार। कहानियों के इस सफ़र में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे रेणु दत्त जी की कहानी कारो। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी कारो। तब मैं 12 वर्ष की रही होंगी। 2 महीने की छुट्टियों में मामा के गांव जाना एक वार्षिक अनुष्ठान जैसा था। मेरे दोनों भाई और मैं हर साल मामा के यहाँ जाते थे। स्कूली जीवन की नियमबद्धता, पढ़ाई का बोझ, परीक्षाओं का कभी न खत्म होने वाला भय और शहर के कोलाहल से दूर गांव का शांत वातावरण एक वरदान जैसा लगता था। वहां पहुंचते ही हम पिंजरे से छूटे प्राणी जी भरकर मस्ती करते, तरह तरह के खेल खेलते। झूला झूलना, दौड़ लगाना, पेड़ों पर चढ़ना हमारे प्रिय खेल थे। दोपहर में हम मामी के साथ गांव के बाहर पशुओं के साथ बने बाड़े में चले जाते। ऐसे ही परिवेश में मुझे अपनी इस कहानी की नायिका मिली थी। शायद हम बच्चे चोर पुलिस या ऐसा ही कोई खेल खेल रहे थे। तब हमारा ध्यान पेड़ के पीछे से झांकती लंबी तीखे नैन नक्श वाली एक सांवली लड़की पर गया। हमारे बुलाने पर वो बेझिझक हमारे पास दौड़ आई। वो 15 साल की थी, पर दुबली होने से मेरे ही जितनी लग रही थी। उसका नाम कहारो था। मुझे उसके नाम के मूल अर्थ से कोई लेना देना नहीं था। वो कहार जाति की है यह मेरी बाल बुद्धि से परे की बात थी। मैंने उसका नाम कारो समझा, जो मेरी समझ में बड़ा प्यारा नाम था। उसने बताया कि वह गांव के दूसरे छोर पर अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ नहीं थी। सुनकर मन द्रवित हो गया। उसके पिता मिट्टी के बर्तन, खिलौने, दिए और मूर्तियाँ बनाते थे। यह जानकर कि वह कभी स्कूल नहीं गई थी, मुझे उसके सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। काश मुझे भी कभी स्कूल ना जाना पड़ता, तो मैं हमेशा खेलती रहती। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्रगाढ़ होने लगी। चाहे वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वो हवा सी तेज दौड़ती थी। पेड़ पर आम तोड़ने पलक झपकते ही चढ़ जाती थी। उसके झूले की पेंग सबसे ऊंची थी। हमारी हर बात वो सहज ही मान लेती थी। एक बार उसने ऊंचाई से जब जोहड़ में छलांग लगाई और काफ़ी देर बाद मछली की तरह पानी से ऊपर आई, तो हम फटी आंखों से उसका करतब देख अवाक रह गए। और तो और वो चुड़ैल वाले पीपड़ से टहनी भी तोड़ लाती थी, जिसके आसपास भी हम कभी नहीं फटकते थे। अब कारो हमारी शरारती गैंग का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। मेरा सबसे छोटा भाई जहाँ उसे हिंदी वर्णमाला सिखाने लगा था, वहीं मैं उसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिखाने में जुटी थी। एक बार मैंने उसकी बाजू पर पेन से इंग्लिश में उसका नाम कारो KARO लिख दिया, तो खुशी से खिलखिलाते हुए नाचने लगी। तब हमारे ध्यान में नहीं था कि वह हमसे केवल गांव के बाहर ही मिलती थी। जब कभी उसे घर चलने को कहते, वह टाल देती थी। बचपन जीवन की कठिनाइयों, जटिलताओं और द्वेष से परे होता है। कल्पनाओं की दुनिया में बाल मन विचरता है, नित नई उड़ान भरता है। हम भी अपने आनंदमय संसार में खोए थे। कारो उस कल्पना लोक में हमारी परम मित्र थी। सिर से सिर जोड़कर रोज नई मस्तियों की प्लानिंग होती। थक कर टूट जाने तक हम खेलते। समय जैसे हवा के घोड़े पर सवार था। जब तक कारो ना आ जाती, हमारी शरारती टोली अधूरी सी रहती। हमारी दोस्ती का गरीब, अमीर, रूप, रंग या जात पात से कोई सरोकार नहीं था। पर मामी की तीखी नज़र से हमारी दोस्ती न बच सकी। उन्होंने हमें प्यार से पुचकार के, डांट फटकार से कई बार समझाया कि कारो अच्छी लड़की नहीं है, पर हम तो अपने मित्र की हर बात पर मुग्ध थे। जब हमने उसे मामी की डांट के बारे में बताया तो वह गंभीर हो गई और चुप होकर पाँव के नाखून से ज़मीन कुरेदने लगी। मामी के कहने पर मामा ने भी हम पर दबाव बनाया कि हमें कारो के साथ नहीं खेलना चाहिए। उस समय हम नहीं जानते थे कि गांव के अंदरूनी तरफ सवर्णों का अधिकार था और बाहरी किनारे पर तथाकथित निम्न जाति के लोग रहते थे,
जिनका गांव में प्रवेश वर्जित था। शायद इसी कारण उनके बच्चे स्कूली शिक्षा से दूर थे। मामा मामी दोनों ही संकीर्ण हृदय न थे, पर गांव की भीड़ चाल से मुक्त भी नहीं हो पा रहे थे। उन्हें लगता था कि उनके शहरी बाहुड़े गांव की प्रथा तोड़ रहे थे। कारो हमसे अभी तक केवल बाड़े में या जोहड़ पर ही मिलती थी। गांव के अंदर शायद वह कभी नहीं आई थी। एक बार एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जब मैंने दूर से उसे मामा का नीली पुताई वाला 2 मंजिला घर दिखाया तो उसकी आंखें उत्सुकता और प्रशंसा से भर गईं। इधर कुछ दिनों से मामी ने अधिक गर्मी का बहाना कर माँ को समझाकर हमें बाड़े में जाने से रोक लिया था। वैसे भी हमारी गर्मी की छुट्टियां खत्म होने को थीं। माँ को हमारी पढ़ाई की भी चिंता हो रही थी। पूरे 2 महीने हमने धींगा मस्ती में गुजार दिए थे। अब मजबूरी में स्कूल का अवकाश कार्य कर रहे थे। हम कई दिन बस घर में ही रहे। मामी की पैनी नज़र हमारी निगरानी करती रही। ऐसे ही किसी दिन, शायद कई दिन इंतज़ार करके, गुस्साई हुई कारो सारी वर्जनाएं तोड़ते हुए दंदनाती हुई घर में घुस आई। मामी रात के खाने के लिए चूल्हा जला रही थी। उसे देखते ही जोर से चिल्ला पड़ी, री छोरी कित घुसड़ लाग रही। पर निडर कारो दौड़ती हुई छत पर हमारे पास आ गई। उसे देखकर हम भावुक हो गए और सब बारी बारी उससे गले मिले। पनीली आंखें लिए उसने मेरे पेन से पहले मेरी कॉपी के आखिरी पेज पर लिखा, योर कारो, और फिर छत के कोने से पड़े कोयले से छत की दीवार पर बड़ा बड़ा कारो लिख दिया। मामी दिल की बुरी न थी, पर गांव के नियम के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। हम कुछ दिनों के परदेसी मेहमानों के कारण वह कैसे सारे गांव से बैर मोल लेती। उन्हें अचकचाया छोड़ कारू चली गई। शायद वो भी नहीं जानती थी कि उसका ये दुस्साहस क्या मोड़ लेगा। उसके जाने के बाद मामी काफ़ी देर बिगड़ती झल्लाती रहीं। माँ के समझाने का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। अगली सुबह उन्होंने लीप कर कारो का नाम दीवार से मिटा दिया। हमें घर में कैद कर मामी अब सुबह शाम अकेले ही बाड़े जाने लगी थी। हमारा उनसे अबोल चल रहा था। हम जानते थे कि मामी को हमारी शरारती याद आती होगी। तब तक वो प्यार में हमें छेड़ती, पर हम उनसे बात न करते, ढीठ बने रहते। ऐसे ही एक शाम मामी अकेले ही बाड़े में भैंसों का दूध निकालने गई। उस समय हल्की बारिश हो रही थी। थोड़ी देर में वर्षा का बेग बढ़ गया। जब कई घंटों के बाद भी मामी घर नहीं आई तो सबको चिंता हुई। बारिश रुक चुकी थी। मामा, माँ और हम सारे बच्चे सीधे बाड़े में पहुंचे तो वहां का दृश्य देख हैरान रह गए। मामी के माथे पर चोट का निशान था। वो कारो का हाथ पकड़े चारपाई पर बैठी थी। बाद में रूंधे गले से उन्होंने बताया कि जब वो भैंसों वाले सेठ के पास पहुंची तो देखा कि एक काला सांप रेंगता हुआ उनके पैर के पास से निकला। वो डरकर तेजी से मुड़ी, पर लड़खड़ा कर गिर गई। जब तक वो संभल कर उठती तो देखा कि कारो पत्थर से सांप को मार रही थी। मामी डर से बेहोश हो गई थी। उनके होश में आने तक कारो उनके पास ही बैठी रही। शाम को हमसे मिलने की चाह में कारो बाड़ी की दीवार फांद कर आई थी, पर बारिश होने से वहीं रुक गई। मामी को आते देख वह भूसे के ढेर के पीछे जा छिपी थी, पर मामी के इतने पास सांप देख वो उनकी मदद करने से रुक न सकी। सबकी आंखों में कारो के लिए प्रशंसा थी। तभी कारो के पिता उसे ढूंढते हुए आ पहुंचे। मामा ने उसे धन्यवाद किया। मामी ने प्यार से कारो की बलाएं ले उसे विदा किया। हमारी खुशी 7वें आसमान पर थी। हमें अपनी बहादुर दोस्त पर नाज था। मामी से हमारी सुलह हो गई। हमें गले लगाकर वो बोल पड़ी, शरारतियों, मने माफ़ कर दयो। जब हमें वापस आना था तो मामी का हाथ पकड़े कारो भी बीच गांव से निकलकर हमें विदा करने आ रही थी। आज मामा मामी को किसी का डर न था। यह एक सुखद शुरुआत थी। ट्रेन की रफ्तार पकड़ते ही स्कूल की चिंताएं घेरने लगीं और फिर अगली छुट्टी का इंतज़ार मन ही मन पाँव पसारने लगा। तो ये थी कहानी कारो। कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।